तो मान लेते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लो। एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ठीक है, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ए ऑप्शन है बी आर अपॉन सॉरी 2r, 2r अपॉन 2r अपॉन 3 into 4 minus 5। ये ऑप्शन है 3r अपॉन 2 into 4 minus 5। सी ऑप्शन है 4r अपॉन 3 plus 5। डी ऑप्शन है 2r अपॉन 3 plus 5। बताओ कौन सा ऑप्शन। x1 x2 की वैल्यू बता दो। चलो मास मैंने बता दिया आपको, रेक्टेंगल का मास मान लो m है, तो सेमी सर्कल का मास आप निकाल सकते हो क्या। व्हाट विल बी द मास ऑफ सेमी सर्कल? मास ऑफ सेमी सर्कल इज मास ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, मुझे लगता है कि 2r स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, बताओ होना चाहिए। और व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तभी तो मास ऑफ सेमी सर्कल निकलेगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, चलेगा क्या? तो मुझे लगता है कि मास ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा m इंटू पाई r स्क्वायर को खा गया, तो आप देखो यहां सिर्फ बचा पाई, तो ये हो जाएगा m पाई अपॉन 4, ये तो होगा m पाई अपॉन 4 या पाई m बाई 4। ये मास ऑफ सेमी सर्कल हो। x1 की वैल्यू बता सकते हो क्या आप? x1 सेंटर ऑफ 1 किसको मान रहे हो आप? रेक्टेंगल को। फटाफट मान लिया करो कि हमने 1 रेक्टेंगल को माना, 2 सेमी सर्कल को माना। तो 1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा भाई? x सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसके मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट कितना होगा? r/2। बोलो। यस सर। r/2। लेकिन कह रहा है आपसे कि O से देखना है आपको, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ CM फ्रॉम O। O से क्या होगी पोजीशन CM की? तो जो ये अगर मान लो ये आपका y एक्सिस है, वो ही अगर y एक्सिस है ये वाला, अगर यही y एक्सिस है ये वाला, तो यहाँ x1 भी क्या हो, x1 निगेटिव होगा और x2 भी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट इसका, अगर आप इसको रेफरेंस एक्सिस मान रहे हो तो देखो 1 के लिए जो x1 होगा वो तो यहाँ होगा, ये हो गया x1। और 2 वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? 2 क्या है भाई? 2 आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? 4r/3 पाई पे। तो ये हो गया x2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अगर O से देख रहे हो तो क्या x1 पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। और x2? वो भी नेगेटिव। वो भी निगेटिव। तो x1 हो गया आपका, मुझे लगता है -r/2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सर आया। और x2 क्या हो जाएगा बच्चे? x2 बोलो। वो हो जाएगा -4r/3 पाई। ये आप नहीं थे उस दिन मुस्कान? सर मेरा प्रश्न आ रहा। पता है आपको?
नो सेंटर सर। ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट। सर ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए देखता हूं मैं, तो जाएगा माइनस ऑफ 4r/3π। अब मेरा देखो पॉजिटिव में आ रहा, है मेरा r/2 और 4r/3π पॉजिटिव आ रहा। देख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास m1 की वैल्यू है, आप मान लो m मान लिया था आपने, x1 हो गया आपका कितना -r/2, तो ये हो जाएगा -r/2 माइनस m2 आपका कितना है πm/4 इंटू -4r/3π। ध्यान देना इन सब चीजों को, माइनस में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई m1 हो गया m2 हो गया πm/4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस m खत्म हो गया ये तो हो जाएगा -r/2 -4 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा r/3π पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा r/3 पाई पाई भी कैंसिल हो गया, ये r/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 तो r/2 में से r/3 गया, कितना बचा, r/2 में से r/3 गया, तो r/6 बचेगा क्या, -r/6 बचेगा। ये हो जाएगा -r/6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूना 4, तो 2 ऊपर गया, तो -2r एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया -2r अपॉन 4 3 इंटू 4 माइनस पाई -2r अपॉन 3 इंटू 4 माइनस पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइनस क्यों आ रहा है ये आपको बता रहा है वो कि माइनस क्यों है, बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये बताओ। माइनस क्या बता रहा है कि जब ओ से चलोगे इधर की तरफ तो निगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए वो निगेटिव बता रहा है आपको। ये माइनस साइन शोज दैट कि पॉइंट लाइज लेफ्ट साइड फ्रॉम ओ से लेफ्ट साइड की तरफ लाई करे। नहीं आया, यस सर आ गया। आ गया ना, आपका आया 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई। यहाँ यस माइनस की जगह ये प्लस रखा होगा आपने, ये प्लस की जगह माइनस रखा होगा। यस सर। ठीक है, तो आपने एक्चुअली क्या किया जानते हो, ऑप्शन ना मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन में पूछ लिया है, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन में ये माइनस साइन होना चाहिए था। ठीक है, अगर मान लो पोजीशन इधर होती, तो मान लो वाई एक्सिस इधर हो, वो से इधर की तरफ पूछता, तो क्या होता कि आप इसमें से इसको क्या कर देते, इस वाले सेंटर ऑफ मास को माइनस कर देते, तो आंसर आ जाता। तो 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई इज राइट आंसर। और क्वेश्चन में पूछ लिए हैं कि ओ से किधर की तरफ होगा, ओ से किधर की तरफ, ओ से किधर। ठीक है, तो ओ को उन्होंने बता दिया रेफरेंस पर। ठीक है, अब देखो
बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म लैमिना ABCD एज शोन इन फिगर। जैसे ये है यूनिफॉर्म लैमिना है, ये है, ये है, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं उससे। ये ऐसे, ये पॉइंट O है, पॉइंट O है, ठीक है। ये ABCD, ABCD, ये आपका 2A है, ये A है, ये 2A है, ये A है, ये A है, और ये A है, और ये भी A, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका पूछ रहे हैं आपसे। बड़े ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर, नहीं आया। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बनाया है, ये ऐसा नहीं होगा, मैंने टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनाया है। आप देखोगे तो इस पे सिमेट्री आ जाएगी, इस पे क्या आ जाएगी? सिमेट्री। क्या आ जाएगी? सिमेट्री। बोलो क्या आ जाएगी भाई? सिमेट्री आ जाएगी। सिमेट्री से क्या होगा कि बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास माइनस छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास, ये जो कटा हुआ है, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑप्शन ले लो, a/2√3 मैं दे देता हूं ऑप्शन। ऑप्शन a/2√3, ऑप्शन B 7a/3√3, ऑप्शन C 2a/3√3, ऑप्शन D नन, ठीक है, ठीक है। इसका कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे होता है पता है आपको? 2a/√3। बोलो 2a/√3। ऑप्शन। नो तो सर, ऑप्शन √3 वाला ही नहीं, 2a/3√3 है, नहीं a/2√3। सर, सर कॉर्नर से डिस्टेंस। कॉर्नर से ये वाला, अच्छा पोजीशन नहीं, h/3 पे होता है बेस से। देखो इधर ट्रायंगल का बच्चे, यहां से बेस से कितनी डिस्टेंस पे होता है? h/3। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा? 3h/4। टोटल अगर हाइट h है मुस्कान, तो ये देख, अगर ये h/3 हो गया तो यहां से कितना हो गया? 2h/3। यस। तो ये कॉर्नर ही तो है दोनों ट्रायंगल का। तो पहले वाले ट्रायंगल के लिए यहां से हो जाएगा 2h/3 पे, और दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए हो जाएगा ये वाला। तो ये जो लेंथ निकालोगे अभी आप, अब प्लस उसमें यहाँ और ऐड कर देना। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है, मैं करा ही देता हूँ। चलो मैं सोच रहा था ऑप्शन ये कर लोगे, लेकिन करा देता हूँ। देखो इधर 7a/3√3। 7a/3√3 है, शायद। देखता हूँ। चलो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, मास इसका मान लेते हैं m है बड़े वाले का, तो छोटे वाले का मास निकाल लोगे क्या?
छोटे वाले का मास देख लो, छोटे वाले का मास हो जाएगा बड़े वाले का मास डिवाइडेड बाय बड़े वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 2a 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 है। तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि इसका जो एरिया होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यस ये हो सर। जाएगा 2a हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2a, हाइट कितनी हो जाएगी ये वाली, ये लेंथ कितना होगा, ये 2a तो ये a हो जाएगा, ये 2a रूट, ये 2a हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो a रूट 3 आएगा। ये हाइट कितनी आ यस जाएगी, सर। A√3। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, a रूट 3, तो ये वाली उसकी आधा हो जाएगी 2a/√3। a/2, तो ये हो जाएगा a रूट 3/2 2a/√3। इसका, ये लेंथ, यस सर। ये लेंथ हो जाएगी a, तो ये a/2, तो ये a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बाई 4, तो a स्क्वायर बाई 4 मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा नीचे, तो ये a/√2√3 है, a बाई 2a/√3। 2a/√3 कैसे हो सकता है यार, 2a/√3 कैसे हो सकता है, ये डिस्टेंस अंडर रूट a माइनस a स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा, ये a√3/2 आएगा ना, ये गलत लिखता हूँ, ये है a√3 और ये हो जाएगा a√3/2। सोच के देख ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√3/2 ही तो आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी, समझ में आया, देखो तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1, m पहले तो मास निकाल लो 2 वाले का, तो 2 का मास हो जाएगा m2 इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2a, हाइट हो गया कितना a√3/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा a इंटू a√3, a इंटू a√3/2 इंटू 2, 2 को खा गया a√3, a√3 खा गया, m2 हो जाएगा m/4 होगा हैं, यस सर। m2 कितना हो जाएगा m/4 और m1 है m। अब आ जाओ सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x1, तो m की वैल्यू m रख लो, m1 की वैल्यू m इंटू x1, x1 कितना हो जाएगा भाई, x1 यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, चलो हम प्लस ही ले लेते हैं छोड़ो, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी पहले वाले की डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो है a√3/2, a√3/2 ये वाला तो पूरा होगा, लेकिन इसकी हाइट है a√3, तो a√3 है तो ये हो जाएगा हाइट 2h/3 होता है, 2h है a√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a√3/2h/3, a√3/3, ठीक ठीक है, माइनस m/4 इंटू यहां से इसका 2h/3, h कितना है a√3/2, तो हो जाएगा 2 इंटू a√3/2, 2h/3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस m/4। तो ये 2 को खा गया, ये हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा आपका एम 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 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 2a√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a√3 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 3/4, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो 3 चौका 12, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7/12 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 7a√3 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अरे कुछ गलत हो रहा है क्या यार? हैं? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा होगा 12 और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 7a√3 डिवाइडेड बाई 9, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 7a डिवाइडेड बाई 3√3, सही है। बी ऑप्शन। मुस्कान, यस सर। बी ऑप्शन, ठीक है, ये तो होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो, लिखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई मान लो पोजीशन वेक्टर दिया हो, क्या दिया हो, किसी दो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो लिखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 1 का सेंटर ऑफ मास के साथ पोजीशन के साथ मास का मल्टीप्लीकेशन प्लस दूसरे वाले बॉडी का पोजीशन के साथ सेंटर ऑफ मास का मास का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय पहली वाली बॉडी का मास प्लस दूसरी वाली बॉडी का मास। ये है पोजीशन। अगर किसी दो बॉडी की पोजीशन दी हुई है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ। अब कोई बॉडी है, मान लो उसका पोजीशन दिया हुआ है, एक बॉडी है जिसका मास है मान लो कुछ है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, उसका पोजीशन दिया हुआ है, सपोज करो 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा पोजीशन दिया हुआ है। दूसरी वाली बॉडी है जिसका मास है 6 kg, उसका पोजीशन दिया हुआ है r2 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉडी इज 3i कैप माइनस j कैप। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। निकाल सकते हो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, बताओ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू बॉडी 1 का मास 2 इंटू पोजिशन ऑफ बॉडी 1 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस बॉडी 2 का मास 6 kg इंटू 3i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 8, ठीक है। ये हो जाएगा RCM इज इक्वल टू 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 18i कैप माइनस 6j कैप डिवाइडेड बाई 8, आई कैप अपॉन 8, ठीक है। तो RCM हो जाएगा ये हो जाएगा 6 18 4 22
तो 22 आई कैप, 22 अपॉन आई 8 कैप और 6 कैप खा गया, तो 22 आई कैप अपॉन 8, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, 11/4 आई कैप। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे देखो, लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दिया हुआ था कि अगर पोजीशन सेंटर ऑफ मास का आरसीएम अगर आपको पता है तो आरसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 कैप प्लस m2 r2 कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? मोशन। क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी। टाइम के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी। वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन। क्या मिलेगा आपको? एक्सेलेरेशन। तो मान लो दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है। पार्टिकल 1 का पोजीशन r1 है और पार्टिकल 2 की पोजीशन r2 है। ठीक है, और उस पूरे पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आरसीएम। कोई दिक्कत? नो। अगर पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं, पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें किसके साथ? टाइम के साथ। ये हो जाएगा 1/m1 प्लस m2, ये तो बाहर निकल आएगा। बचेगा क्या बच्चे? डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 वेक्टर with respect to time plus differentiation of m2 r2 vector with respect to time। क्लियर है? यही तो होगा। यस सर। इसको क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट, पोजीशन को टाइम के साथ अगर आप डिफरेंशिएट करते हो या चेंज इन पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, अगर वहां देखो तो वो है 1/m1 प्लस m2, है कि नहीं है? बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ m1 r1 कैप, m1 को बाहर ले लो, ये r1 कैप या r1 वेक्टर प्लस m2 डिफरेंशिएशन ऑफ r2 वेक्टर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, m1 v1 प्लस m2 v2, मुझे लगा मेरे बच्चों को आता होगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा ना? अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ की क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to m1 acceleration of body 1 plus m2 acceleration of body 2 divided by m1 plus m2। ध्यान से समझना, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब होता है? जब उस बॉडी पे क्या लगता है? किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन कब होगा? जब उस सिस्टम पे नेट फोर्स लगेगा। विदाउट नेट फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। मतलब कहने का है कि किसी सिस्टम पे अगर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, अदरवाइज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं?
लिखो, यहाँ लिखो, थोड़ा सा लिखवाऊंगा मैं आपको। लिखो कि किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स है, यदि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वहां एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। अदरवाइज फिर से मैं कह रहा हूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर कह दिया जाए कि एफ एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो जाए, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी 0। लिखो इस बात को, एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब 0 है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, मस्ट है। और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब है कि मेरे बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम कोई भी चीज देखते हैं, वो हम देखते हैं कि भैया इसका जो इस बॉडी का मोशन है, क्या उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है कि नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलेरेशन होगा, उसमें एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन चेंज होता है नहीं होता। मैग्नीट्यूड में चेंज कब होता है? जब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। और डायरेक्शन में चेंज कब होता है? जब सर्कुलर पाथ में मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, तब भी वहां एक्सटर्नल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि वहां रेडियल एक्सेलेरेशन होता है अंदर की तरफ। याद करो यार, ठीक है। तो आप इस बात को लिखोगे कि यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी? फिर कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नेवर बी चेंज। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नेवर बी चेंज। लिख लिया? यस सर। एक्सेलेरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नेवर बी चेंज या रिमेन सेम कह सकते हो। रिमेन सेम। क्लियर है? यस सर। मतलब पोजीशन टाइम के साथ या वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नेवर बी चेंज। अच्छा, अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा कहीं पे, तो आप वहां मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ये अभी हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और आपने मोमेंट। पढ़ा भी होगा, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। और ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम, m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब क्या 0 होगा उस बॉडी पे या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। क्या 0 होगा? एक्सटर्नल फोर्स।
क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोगों ने कहा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट का चेंज, मोमेंटम को आप किससे डिनोट करते हो? पी से। तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स। अब डीपी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो डीपी बाई डी क्या हो जाएगा भाई? जीरो होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और डीपी बाई डी जीरो होने का मतलब पी क्या होगा? कांस्टेंट। अरे भाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होगा। यस सर। तो P क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कहते हैं मोमेंटम कांस्टेंट या मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब क्या जीरो होगा? एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब है कि उसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो। जीरो है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए इनिशियल में जो वेलोसिटी और इनिशियल में जो मोमेंटम था वही किसमें होगा? फाइनल में मोमेंटम। मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, चेंज नहीं होता। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मोमेंटम हम कहां कंजर्व कर सकते हैं? जहां एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। जीरो होगा, हम वही मोमेंटम कंजर्व करते हैं। बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन देखते ही ना वेलोसिटी ये वेलोसिटी वो है, अच्छा ये दिया हुआ वो दिया हुआ, तुरंत मोमेंटम कंजर्व करने लगता है कि इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये सोचता भी नहीं है कि यार कहां हम कंजर्व कराएंगे कहां नहीं कराएंगे। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बम का एक्सप्लॉयड होना। किसका एक्सप्लॉयड होना? बम का फूटना, एक्सप्लोजन, उसका फूटना किसकी क्रिया है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ, आप उससे बता सकते हो कि अगर वो एक बम टूटा और दो पार्ट में टूट गया, बिखर गया, तो एक पार्ट अगर यहां गिरा तो दूसरा कहां गिरेगा ये बता सकते हो। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई बम टूटा और दो पार्ट में टूटा तो एक पार्ट अगर यहां गिरा इतने डिस्टेंस पे जहां से एक्सप्लॉयड हुआ है, तो दूसरा पार्ट कहां गिरेगा ये आप बता सकते हो। अब यहीं से कहानी शुरू होगी आगे की। ठीक है, चलो आप लोग प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। ठीक है।